position of a point with respect to circle. ठीक है, पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल। तो इसमें हमारे पास नोन क्या क्या रहेगा इस टॉपिक में? नोन रहेगा कि एक पॉइंट है जिसका कोऑर्डिनेट नोन रहेगा और एक सर्कल का इक्वेशन नोन रहेगा। ठीक है, ये दो चीजें नोन रहेंगी। हाँ, इनसाइड द सर्कल एंड आउटसाइड द सर्कल वाला। तो तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है। जिससे पहली पॉसिबिलिटी हो जैसे ये सर्कल हो और पॉइंट पी कहीं यहाँ पे हो, तो हम लोग क्या कहते हैं यहाँ पे कि P इज इनसाइड द सर्कल। दूसरी पॉसिबिलिटी, ये सर्कल हो और पॉइंट P इसी के ऊपर हो, तो यहाँ पे हम लोग क्या कहेंगे, P इज ऑन द सर्कल। और तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, ये सर्कल हो और पॉइंट P यहाँ पे हो, तो इसमें हम लोग क्या कहेंगे कि P इज आउटसाइड द सर्कल। ठीक है, सो क्या कंडीशन होगी कि कोई पॉइंट इनसाइड द सर्कल हो, कोई पॉइंट आउटसाइड द सर्कल हो, कोई पॉइंट ऑन द सर्कल हो? सर तो जैसे ऑन के लिए तो 0 हो जाएगा। हाँ, ऑन में तो वो पॉइंट P जो है वो सर्कल के इक्वेशन को सेटिस्फाई कर जाएगा। ठीक है, तो पहले हम लोग प्रूफ देखने जा रहे हैं। तो जैसे मान लो कि सर्कल का इक्वेशन है हमारा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0। ये सर्कल का इक्वेशन है। तो इससे हम लोग का सर्कल का सेंटर बताओ क्या आता है, बताओ। माइनस जी कॉमा माइनस एफ। और सर्कल का रेडियस क्या आता है, रूट ऑफ जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ठीक है, और पॉइंट पी का कोऑर्डिनेट है से x1 कॉमा y1। सर डिस्टेंस फॉर्मूला लगा के निकाल सकते हैं। हाँ, बस वही करना भी है। तो जैसे सर्कल का सेंटर ये है, तो हम लोग क्या करेंगे, जैसे पॉइंट पी सर्कल के अंदर कब होता है, जब ये जो सीपी डिस्टेंस है वो रेडियस से कम हो जाए। ठीक है, तो जैसे मान लो मैंने सीपी का होल स्क्वायर निकाला। सीपी का होल स्क्वायर क्या हो जाता, x1 प्लस जी का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस एफ का होल स्क्वायर। अच्छा, x1 प्लस जी का होल स्क्वायर मतलब x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर। इतनी बात समझ में आ गई? बोलो स्टूडेंट्स। यस सर। ओके, गुड। अब देखो, जैसे मान लो सर्कल का इक्वेशन, सर्कल के इक्वेशन का जो एक्सप्रेशन होता है, जैसे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0, तो इसको तो हम लोग सर्कल का इक्वेशन कहते हैं। और ये जो लेफ्ट हैंड साइड जो एक्सप्रेशन रहता है उसको हम लोग कैपिटल एस से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो कैपिटल एस क्या हो गया, ये एक एक्सप्रेशन हुआ इन एक्स एंड वाई। ठीक है, कैपिटल एस क्या हुआ, ये एक एक्सप्रेशन हुआ इन एक्स एंड वाई। ओके, अच्छा, जैसे मान लो कोई पॉइंट है x1 कॉमा y1
तो उसके करस्पॉन्डिंग जो S1 होता, उसका क्या मतलब होता, मतलब उस एक्सप्रेशन में x की जगह x1 डाल देना और y की जगह y1 डाल देना, मतलब x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c। ठीक है, ये S1 का मतलब होगा। तो बताओ S1 क्या आएगा? S1 एक नंबर आना चाहिए कि कोई एक्सप्रेशन अलग से होगा S1? What will be S1? Will it be a number or some other kind of? सर एक नंबर होगा। सर नंबर होगा। ये एक नंबर होगा क्योंकि x1 y1 तो कोऑर्डिनेट्स है, तो x ये एक नंबर, ये एक नंबर, ये एक नंबर, ये एक नंबर, ये सारे नंबर होंगे, तो ये एक नंबर होगा। ठीक है, अच्छा, इनसाइड, ऑन या आउटसाइड, इसके लिए कंडीशन क्या होनी चाहिए थी कि जो CP स्क्वायर है वो इनसाइड के लिए लेस देन, ऑन के लिए इक्वल टू और आउटसाइड के लिए ग्रेटर देन R स्क्वायर होना चाहिए था। इस बात को अग्री करोगे? हाँ सर। हाँ सर। तो हम लोग तीनों एक ही बार में लिख रहे हैं। तो CP स्क्वायर का क्या मतलब है? CP स्क्वायर का मतलब है ये वाली चीज, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर। दिस शुड बी लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन r स्क्वायर। r स्क्वायर मतलब सर्कल का रेडियस, g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। अब देखो g स्क्वायर कैंसिल हो जाता, f स्क्वायर कैंसिल हो जाता, और ये माइनस c इधर आ जाता, मतलब x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c लेस देन, इक्वल टू, ग्रेटर देन 0 हो जाए। ठीक है, अच्छा ये बताओ ये वाली चीज क्या लिखी हुई है? S1। ये S1 लिखी हुई है। तो इनसाइड के लिए क्या कंडीशन है? S1 लेस देन 0। कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है, उसके लिए कंडीशन क्या है? S1 लेस देन 0। ऑन द सर्कल के लिए क्या कंडीशन है? S1 इक्वल टू 0। एंड आउटसाइड द सर्कल के लिए क्या कंडीशन है? S1 ग्रेटर देन 0। ठीक है, इतना समझ में आया तुम लोग को? यस सर। सो सर थोड़ा ऊपर स्क्रॉल कीजिए। कर रहा हूँ, चलो एक मिनट, इसको मैं बॉक्स बना दूं। इसी को हम लोग क्या कहते हैं? कंडीशन फॉर अ पॉइंट विथ रेस्पेक्ट टू सर्कल। ठीक है, चलो जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है वो लोग देखो, हम लोग ने ये सब किया है। सर मुझे बस S1 वाला पार्ट नहीं समझा कि वो S1 हमने अज्यूम किया, राइट? S1 हम लोग ने अज्यूम किया, हाँ। सर एस बस एक वेरिएबल है ना। सर तो मतलब अगर S2 होता तो X2 और Y2 डाल देते उसमें। हाँ, ऐसा ही कह सकते हैं। एस एक, हाँ, एक्सप्रेशन है, वेरिएबल टर्म है पूरा, एक्स और वाई में। सर CP स्क्वायर जो है वही S1 है ना? S1 जो है वो CP स्क्वायर, क्या बोल रहे हो? सर S1 ही CP स्क्वायर है ना? नहीं 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 नहीं, नहीं। S1 CP स्क्वायर नहीं है। तुम सोचो ना कि CP स्क्वायर तो क्या हो गया कि सेंटर और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस हो गया, मतलब हाँ उसका सर। होल स्क्वायर हो गया। और S1 तो नेगेटिव भी आ सकता है, लेकिन CP अच्छा सर, स्क्वायर हमने तो हमेशा, मतलब ओरिजिनल वाले में X1 Y1 सब्स्टिट्यूट किया।
हाँ, ओरिजिनल वाले में x1 y1 सब्स्टिट्यूट किया है। ओके सर। मतलब इस कंडीशन की हेल्प से हम लोग ने ये वाला एक रिजल्ट डिराइव किया है। ठीक है। यस सर। सो हम लोग क्या कह रहे थे, अपने ये कह रहे थे कि क्या बोल रहा था मैं, हाँ, कि S1 कैसे निकालेंगे। जैसे कोई पॉइंट दिया हुआ है तो S1 कैसे निकालेंगे। S1 निकालने के लिए सर्कल के इक्वेशन में उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स पुट कर दूंगा S1 निकालने के लिए, तो वो एक नंबर आ जाएगा। फिर उस नंबर को ऑब्जर्व करूंगा कि वो नेगेटिव है, पॉजिटिव है या 0 के बराबर है। अगर वो नंबर नेगेटिव हुआ मतलब वो वाला पॉइंट सर्कल के अंदर है, वो वाला S1 जो है पॉजिटिव हुआ मतलब वो वाला पॉइंट सर्कल के बाहर है। ठीक है। अब जैसे एक क्वेश्चन हो से हमारे पास कि x² प्लस y² प्लस 4x प्लस 6y -3 इज इक्वल टू 0। ठीक है, ऐसे एक सर्कल है और एक पॉइंट है अल्फा कॉमा अल्फा प्लस 1। इफ P lies inside the circle, क्या, if P lies inside the circle, then find number of integral values of alpha. If P lies inside the circle, then find the number of integral values of what? Alpha. विश्वजीत, S समझ में आया? What is S? हाँ सर। S मतलब ये जो सर्कल का जो वेरिएबल वाली चीज लिखी है ना पूरी, उसको हम लोग S कहते हैं। सर शायद 5 इंटीग्रल वैल्यूज होंगे। 5 हाँ सर। देखते हैं। चलो बच्चों किया जाए। अब क्योंकि दे दिया गया है कि पॉइंट P 3 आ रहा है, देखते हैं कैलकुलेट करके देखते हैं। पॉइंट P लाइज इनसाइड द सर्कल है
मतलब हम लोग क्या लिखेंगे कंडीशन, S1 शुड बी लेस देन 0। अब S1 का क्या मतलब है कि पॉइंट P के कोऑर्डिनेट x और y की जगह डाल दिए S के एक्सप्रेशन में, तो अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 अल्फा प्लस 6 टाइम्स अल्फा प्लस 1 माइनस 3, दिस शुड बी लेस देन 0। तो ये क्या बन जाएगा, 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा प्लस 4 अल्फा प्लस 6 अल्फा प्लस 12 अल्फा माइनस 2 इज लेस देन 0। मतलब अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा माइनस 1 इज लेस देन 0। ठीक है, ये क्या बन गया, ये हमारी एक क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बन गई। सर ठीक है, -2 कैसा है? सर माइनस आई थिंक 4 है। +4 आएगा। हाँ सर। अच्छा सॉरी सॉरी सॉरी, 1 प्लस 6 प्लस 4, मतलब यहाँ पे 2 आ जाएगा ना। हाँ, मैं इस 6 को लेना ही भूल गया था। है, चलो अब क्वाड्रेटिक लेस देन 0, तो इसका जो सोल्यूशन सेट क्या होता था, बिटवीन द रूट्स होता था, है ना। तो पहले इसका रूट्स निकाल लेते क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से, बी स्क्वायर माइनस 4ac मतलब 36 माइनस 8 √28। √28 को क्या लिख सकते हैं, 2√7 लिख सकते हैं। सो -3 प्लस माइनस √7। अच्छा बताओ, √7 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी लिख सकते हैं अपने? 2.6 2.3। 2.6 के अराउंड लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट। तो देखो एक जो है -3 माइनस 2.6 मतलब -5.6 टाइप का बन गया, और एक -3 प्लस 2.6 मतलब -0.4 टाइप का बन गया। तो एक तरीके से अल्फा जो है, मतलब ऐसे लिखना तो ये गलत बात है कि मैं नंबर में नहीं लिख सकता, हमको जब लिखना चाहिए वो तो इस फॉर्म में लिखना चाहिए। लेकिन क्योंकि ठीक है ऑब्जेक्टिव पेपर है तो कोई इशू ही नहीं आ सकता, तो इसके बीच में इंटीजर आना चाहिए। इसके बीच के इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं, तो -5 -4 -3 -2 -1, यही इंटीजर्स होते हैं। तो कितने इंटीजर्स होते हैं, 5 इंटीजर्स होते हैं। ठीक है, देयर विल बी 5 इंटीजर्स। तो हमारा आंसर क्या हो गया, 5। समझ में आई बात? अच्छा, इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है। देखो एक और तरीका क्या है, जैसे ये मेथड 1 था, से इसको हम लोग ने क्या कह दिया, दिस इज मेथड 1। मेथड 2 में क्या है कि अगर जैसे मेरे से पूछे कोई कि जो पॉइंट P है अल्फा कॉमा अल्फा प्लस 1, ये कैसे टाइप का पॉइंट हो रहा होगा, ऐसे एक पॉइंट होंगे कि ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स होंगे अल्फा कॉमा अल्फा प्लस 1? बहुत सारे हो सकते हैं। बहुत सारे होंगे। और वो कैसे टाइप के होंगे, जैसे मान लो इसको अगर मैं x मान लूं, इसको अगर मैं y मान लूं, तो ये सारे पॉइंट्स जो है वो y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1 वाली लाइन पे लाइक कर रहे होते, अल्फा कॉमा अल्फा प्लस 1। तो हम उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे, ये 2 पॉइंट पे आएगा और फिर दोनों पॉइंट के बीच में जाएगी। हाँ, अब देखो जैसे मान लो ये सर्कल है और से ये हमारी लाइन है, ऐसे टाइप की लाइन है हमारी। ओके, सही लिखा। अब हम लोग को सर्कल का इक्वेशन भी पता है, लाइन का इक्वेशन भी पता है, तो अपने क्या करते, जैसे सर्कल का इक्वेशन क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। और लाइन का इक्वेशन क्या है, y माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। तो y इज इक्वल टू एक्स प्लस 1, y की जगह x प्लस 1। ठीक है, इसको हम लोग डाल देते हैं यहाँ पे, y की जगह x प्लस 1।
तो एक x में क्वाड्रेटिक बन जाता, बोलो बच्चों। उससे Yes, sir. x की दो वैल्यू आती, XA एंड XB से, उससे x की दो वैल्यू आती। कौन कौन सी दो वैल्यू आती? XA एंड XB। तो अब अगर किसी पॉइंट को सर्कल के अंदर लाई करना है, मतलब उसका जो x कोऑर्डिनेट है वो XA और XB के बीच में होना चाहिए था। अग्री करेंगे? अगर कोई पॉइंट को सर्कल के अंदर लाई करना है तो उस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट जो है वो XA और XB के बीच में लाई करना चाहिए। और सर जरूरी थोड़ी होगा सर सर, y उसका y कोऑर्डिनेट पे भी कोऑर्डिनेट डिपेंड अगर करेगा। हाँ सर नहीं, तुम लाइन के रेस्पेक्ट में बस देखो, लाइन के टर्म्स में। सर अगर उसका 1+XA है बट उसका y कोऑर्डिनेट सर्कल के डायमीटर से बड़ा है तो ऊपर चला जाएगा ना। नहीं, तो y ऑलरेडी यहां से आ चुका है ना, y इज इक्वल टू x प्लस 1। ठीक है, जैसे जैसे मान लो मैं तुमको दिखाता हूँ, जैसे यहाँ पे x में क्वाड्रेटिक फॉर्म हुआ, तो x में क्वाड्रेटिक बना x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4x प्लस 6 टाइम्स x प्लस 1 माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो एक्चुअली में पता है तुमको कौन सा x का क्वाड्रेटिक बना? यही अल्फा वाला क्वाड्रेटिक बनेगा, अल्फा स्क्वायर प्लस 6 अल्फा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मतलब x स्क्वायर प्लस 6x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अच्छा सर, मतलब वो पॉइंट लाइन पे लाई करेगा ना? हाँ, जैसे मान लो इसके XA और XB रूट्स हैं, तो इसके रूट्स क्या क्या हो जाएंगे? वही ये वाले रूट्स हो जाते, -3 प्लस माइनस √7, -3 प्लस माइनस √7। ठीक है, अब तुम ऐसे सोचो कि जैसे मान लो अपना x एक्सिस ये है, सर ये L पे लाई करेंगे क्या फिर? हाँ ये L पे लाई करेंगे फिर? हाँ, ये अच्छा। x एक्सिस ये है, x एक्सिस पे जैसे -3 माइनस √7 ये हो गया, और इसका x कोऑर्डिनेट क्या हो गया? -3 प्लस √7। ठीक है, तो जितने भी अंदर वाले पॉइंट्स हैं उनका x कोऑर्डिनेट कहां से कहां तक होता? इन्हीं के बीच में होता। मैं लाइन के रेस्पेक्ट में सोचूंगा तो -3 माइनस √7 से -3 प्लस √7। तो जो अंदर वाले पॉइंट्स होते उनका x कोऑर्डिनेट यहां से यहाँ के बीच में होता, और जो पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट एक तरीके से क्या है? अल्फा ही है ना। इसका मतलब डायग्राम से क्या पता चल गया कि अल्फा जो है -3 माइनस √7 से बीच से -3 प्लस √7 के बीच में लाई करेगा। फिर उसी के फिर वही इंटीजर्स निकाल लियो इसके बीच के। चलो, इतनी बात क्लियर है? यस सर। ओके, नाउ एक और नोट जहाँ पे पोजीशन ऑफ अ पॉइंट वाले कॉन्सेप्ट का एप्लीकेशन आ सकता है। ठीक है, एप्लीकेशन ऑफ पोजीशन ऑफ अ पॉइंट कंसेप्ट। तो वो एप्लीकेशन with the help of tangent, with the help of tangent हम लोग ये तो डिटरमाइन नहीं कर पाएंगे कि पॉइंट इनसाइड या आउटसाइड लाई कर रहा है सर्कल पे। मतलब एक तरीका है डिटरमाइन करने का, लेकिन उसके लिए हम लोग को टेंजेंट का इक्वेशन भी तो होना चाहिए। सो अभी टेंजेंट पे मैं आऊंगा। हाँ, तो एप्लीकेशन ऑफ पोजीशन ऑफ अ पॉइंट कंसेप्ट, जैसे
मान लो कि ए और बी डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स हैं, सेंटर से पास कर रहे हैं, मतलब डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स होंगे। तो जो ये डायमीटर है वो सरकमफेरेंस पे कितना एंगल बनाता है? 90 डिग्री। 90 डिग्री। अच्छा, अगर जैसे ये है, बाहर कोई पॉइंट है, तो डायामीटर जो है बाहर वाले पॉइंट पे जो एंगल बनाएगा ना तुम्हारा, वो 90 से कम होगा। मतलब वो कैसा एंगल होगा? एक्यूट एंगल होगा। और अगर डायामीटर, अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है, अगर कोई पॉइंट क्या है, सर्कल के अंदर है, तो डायामीटर जो है वो उस पॉइंट पे ऑब्ट्यूज एंगल बनाएगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब देखो इस चीज का हम लोग यूज कहाँ पे कर सकते हैं। तो ऐसे टाइप के क्वेश्चन कभी कभी स्ट्रेट लाइंस में आ जाते हैं। तो स्ट्रेट लाइंस में कैसे आ जाते हैं? इसके लिए जैसे मान लो कि जैसे मान लो ए एक पॉइंट है 1,2 और बी एक पॉइंट है 3,4। ठीक है। अच्छा, पी एक पॉइंट है से अल्फा कॉमा अल्फा प्लस 1। फाइंड range of alpha so that angle APB, हाँ ये वाला एंगल 90 डिग्री है, ये वाला एंगल 90 डिग्री है, such that angle APB is an obtuse angle, is an obtuse angle। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है हमारा, find range of alpha so that angle APB is an obtuse angle। तो हम ये ये बात भी समझी? डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स लेके डायमेट्रिक फॉर्म में लिखे इक्वेशन। हाँ एग्जैक्टली तो हम लोग क्या करेंगे कि व्हाट वी विल डू इज कि AB का इक्वेशन, सॉरी AB को डायमेट्रिक एंड पॉइंट्स मान के अपने सर्कल का इक्वेशन लिख लेते हैं। तो सर्कल का इक्वेशन क्या बन जाता? x-1 इंटू x-3 प्लस y-2 इंटू y-4 इज इक्वल टू 0। ये क्या हो गया हमारा? सर्कल का इक्वेशन विथ A and B as diametric endpoints, with A and B as diametric endpoints। मतलब this will become x square plus y square minus 4x minus 6y 3 plus 8 11 is equal to 0। अब हम लोग को क्या करना है कि जो एंगल बनाना है वो ऑब्ट्यूज एंगल बनाना है। मतलब ये पॉइंट P उस सर्कल के रेस्पेक्ट में क्या होना चाहिए? अंदर होना चाहिए। अंदर होना चाहिए, इनसाइड द सर्कल। इसका मतलब इसी को तो हम लोग S कहते थे ना, जो एक्सप्रेशन लिखा होता था उसको S कहते थे। मतलब फॉर ऑब्ट्यूज एंगल, फॉर ऑब्ट्यूज एंगल हम लोग को क्या लिखना चाहिए? अपने को लिखना चाहिए S1 शुड बी लेस देन 0। S1 क्या आ जाएगा? अल्फा स्क्वायर प्लस अल्फा प्लस 1 स्क्वायर माइनस 4 टाइम्स अल्फा माइनस 6 टाइम्स अल्फा प्लस 1 प्लस 11। दिस शुड बी लेस देन 0। समझ में आया? तो ये अल्फा में क्वाड्रेटिक आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आ जाएगी, और उस इनइक्वालिटी को अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो अल्फा का रेंज आ जाएगा कि अल्फा कहां से कहां तक लाई करेगा। सो चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं। बाय द वे 2 अल्फा स्क्वायर प्लस 2 अल्फा माइनस 4 अल्फा माइनस 6 अल्फा माइनस 8 अल्फा
12 माइनस 6, 12 माइनस 6 कितना होता है? 6 होता है. This should be less than 0. मतलब अल्फा स्क्वायर माइनस 4 अल्फा प्लस 3 शुड बी लेस देन 0. अच्छा, ये तो बहुत अच्छा क्वाड्रेटिक है, इसके रूट्स 1 और 3 होते हैं. तो क्वाड्रेटिक लेस देन 0, तो सॉल्यूशन सेट क्या होता? बिटवीन द रूट्स. सो अल्फा बिलोंग्स टू 1 से 3. सर इसमें इंटीजर एक ही आएगा ना फिर? क्या? इसमें अगर इंटीजर्स पूछा होता तो फिर इसमें अल्फा की एक ही इंटीजर वैल्यू आती ना? 1, हाँ, एक ही इंटीजर, वो 2 होता. तो ये जो है ये कॉन्सेप्ट है, सॉरी ये एप्लीकेशन है पोजीशन ऑफ अ पॉइंट वाले कॉन्सेप्ट का, कि अगर कहीं एक्यूट एंगल ऑब्ट्यूस एंगल वाली बातें पूछ रही हो तो वहां पे कौन सा कॉन्सेप्ट लगेगा? पोजीशन ऑफ अ पॉइंट वाला कॉन्सेप्ट लगेगा. ये क्वेश्चन सबको समझ में आ गया? बोलो स्टूडेंट्स. यस सर. यस सर. ओके, गुड, फाइन. अच्छा, अब नेक्स्ट टॉपिक है मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस of a point from the circle. Maximum and minimum distance of a point from the circle. ठीक है. सो अब देखो यहाँ पे क्या होगा कि इस बात पे डिपेंड करेगा कि वो पॉइंट सर्कल के अंदर है या सर्कल के बाहर है. अच्छा, अगर हम लोग को पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स नोन है और सर्कल का इक्वेशन नोन है तो हम लोग पता कर सकते हैं क्या कि वो पॉइंट सर्कल के अंदर या बाहर कैसे है? बोलो बच्चों. हाँ सर. सर हम यहाँ पे डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से ले रहे हैं ना? नहीं, डिस्टेंस सर्कल के सेंटर से नहीं ले रहे हैं. मैं बता रहा हूँ किस चीज से डिस्टेंस ले रहे हैं, क्या डिस्टेंस की बात कर रहे हैं हम लोग. ठीक है, तो जैसे इसमें केस 1 लिया, इफ अ पॉइंट इज आउटसाइड द सर्कल, अगर गिवन पॉइंट जो है वो सर्कल के बाहर है. ठीक है, तो उसका डायग्राम कैसा बन रहा होता? उसका डायग्राम कुछ जैसे मान लो ये सर्कल है और से ये पॉइंट P है, यहाँ पे पॉइंट P है. अच्छा, सर्कल नोन है, मतलब सर्कल का सेंटर और रेडियस दोनों नोन है हम लोग को. तो हम लोग को यहाँ पे नोन क्या क्या रहेगा? पॉइंट P का कोऑर्डिनेट नोन रहेगा और सर्कल का इक्वेशन नोन रहेगा. सर्कल का इक्वेशन नोन रहने का मतलब है कि सर्कल का सेंटर और रेडियस दोनों नोन होना. ठीक है. अब देखो अब डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम सर्कल का क्या मतलब होता कि सबसे पहली बात तो ये मतलब होता, जैसे तुम ऐसे सोचो कि जैसे मान लो मैं ये अगर पॉइंट लेता सर्कल के ऊपर और इसका P से डिस्टेंस निकालता तो कुछ डिस्टेंस आता. मैं अगर ये पॉइंट लेता सर्कल के ऊपर, उसका P से डिस्टेंस निकालता तो कुछ दूसरा डिस्टेंस आता. मैं ये वाला पॉइंट लेता सर्कल के ऊपर तो उसका P से डिस्टेंस निकालता तो कुछ तीसरा डिस्टेंस आता. सारे अलग अलग डिस्टेंस आ रहे होते. तो इसमें से एक डिस्टेंस होता जो सबसे स्मॉलेस्ट होता और एक डिस्टेंस होता जो सबसे लार्जेस्ट होता. सर तो वो तो मतलब पी से अगर हम परपेंडिकुलर ड्रॉप करें एंड जिस पॉइंट पे वो इंटरसेक्ट करेगा पीसी को ज्वाइन कर देंगे तो थीटा सी भी तो डायमेट्रिक हाँ. पीसी को हाँ सर ठीक, फिर एक्सटेंड स्कोप कर का देंगे है. दोनों पॉइंट आ जाएंगे. एग्जैक्टली. जैसे मान लो P और C को हम लोग ने ज्वाइन कर दिया, उसने सर्कल को पॉइंट A और पॉइंट B पे क्या किया? इंटरसेक्ट किया. तो जो PA डिस्टेंस है वो कौन सा होता? अरे वाह,
शॉर्टेस्ट। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस या मिनिमम वाला, जो भी कह दो। अच्छा, पीए का जो लेंथ होता वो हम लोग कैसे लिख सकते थे? पीए का लेंथ हम लोग लिख सकते थे पीसी माइनस आर। पीए का जो लेंथ है वो हम लोग कैसे लिख सकते थे? पीसी माइनस आर। अच्छा, क्या हम लोग पीसी निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? निकाल सकते हैं। निकाल सकते हैं, क्योंकि सर्कल का सेंटर और पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स दोनों नोन है और रेडियस भी नोन है अगर सर्कल का इक्वेशन नोन है। तो जो पीबी होता वही मैक्सिमम वाला डिस्टेंस होता पॉइंट का सर्कल से। और वो क्या होता, तुम ऐसे सोचो, पीसी प्लस आर, पीसी प्लस आर। इतनी बात समझ में आ गई? पीए मिनिमम डिस्टेंस विल बी पीसी माइनस आर एंड मैक्सिमम डिस्टेंस विल बी पीसी प्लस आर। ये कब होता? ये तब होता जब पॉइंट सर्कल के बाहर हो रहा होता। सर ठीक है? से होगा सर? हाँ, सर पहले से जाते वक्त पीवी से डिस्टेंस देते हो, पहले से इंटरसेक्ट कर लिया ना एक जगह पे, मतलब कौन से से पीवी होता है? क्या बोल रहे हो, समझ में नहीं आया मुझे। सर पीवी किसी और एंड पे है ना, पर बी पॉइंट, तो जब वो पास करे तो पीए से पहले से उसका डिस्टेंस हो गया है ना। फिर से बोलो, समझ में नहीं आया मुझे। पी हेलो, चलो केस 2 देखते हैं। केस 2 है कि इफ अ पॉइंट इज इनसाइड द सर्कल, अगर कोई पॉइंट सर्कल के अंदर है तो क्या हो रहा होगा, डायग्राम से देखते हैं। जैसे मान लो ये सर्कल है, ये सर्कल का सेंटर है और ये पॉइंट पी है। तो अब देखो, मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं, फिर से पी और सी को ज्वाइन कर देते हैं। तो ये ए और ये बी होता। तो इस बार जो पी होता वो क्या होता, मिनिमम होता। और पीए को हम लोग क्या लिख सकते थे? आर माइनस पीए पीसी। आर माइनस पीसी। आर माइनस पीसी, आर माइनस पीसी। समझ में आया? अच्छा, पीबी मतलब वो मैक्सिमम डिस्टेंस होता और पीबी को हम लोग क्या लिख सकते थे, आर प्लस पीसी। तो हम लोग डायरेक्टली एक का मॉड नहीं ले सकते क्या? तो फिर दोनों किस सेम ही हो जाएंगे। मॉड, हाँ मॉड भी लिख सकते हैं, लेकिन मतलब ज्यादा मैथमेटिकली समझने से अच्छा है कि ज्योमेट्रिकली समझे ना हम लोग, तो वो चीजें अपने को हमेशा याद रहती है। कुल फॉर्मूला याद करके कोई मतलब नहीं होता। ठीक है? जितनी अपनी मतलब सिंपल ज्योमेट्री की अंडरस्टैंडिंग बेटर रहेगी उतना अच्छा है, उतना कम याद करना पड़ेगा। देखो कुछ चीजें तो ऐसी होती है कि जो याद करनी ही रहती है, उसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। जो चीजें आप याद करना अवॉइड कर सकते हैं, जिसको आप बेसिक अंडरस्टैंडिंग से समझ सकते हैं, तो फिर उसके लिए हम लोग को बहुत सारी चीजें याद करने की जरूरत नहीं है, ऐसे ही नॉर्मली समझिए। ठीक है? अच्छा, केस 3, केस 3 की इफ पॉइंट इज ऑन द सर्कल, तो बताओ मिनिमम डिस्टेंस क्या होगा? इसके लिए मैं डायग्राम नहीं बनाऊंगा। 0 ही होगा। हाँ, मिनिमम डिस्टेंस विल बी 0 और मैक्सिमम डिस्टेंस क्या हो जाएगा? 2r। उसका 2r। 2r। 2r हो जाएगा। मैक्सिमम डिस्टेंस विल बी 2r।
ठीक है, इतनी बात क्लियर है। अब देखो इस कॉन्सेप्ट का हम लोग कहाँ यूज कर सकते हैं। जैसे मान लो कि एक क्वेश्चन हो हमारे पास, मतलब एक तो क्वेश्चन ऐसे दे देगा कि कोई पॉइंट दिया है और उसका मिनिमम और मैक्सिमम डिस्टेंस निकालो फ्रॉम द सर्कल। तो वो तो आई होप अब तुम लोग कर ही सकते हो, वो कर लोगे ना। अब इस पे ट्विस्टेड क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं। ट्विस्टेड क्वेश्चन ऐसे बन सकते हैं, जैसे मान लो एक सर्कल हो हमारा x² + y² -4x -6y -3 = 0। ठीक है, -3 = ओके। और एक पॉइंट है अल्फा कॉमा अल्फा -1। एक पॉइंट क्या है, अल्फा कॉमा अल्फा -1। इफ मैक्सिमम डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम सर्कल इज 8, then find possible values of alpha. Then find what possible values of alpha. सर इसमें 2 केस नहीं बनाने पड़ेंगे। अब देखो वही, अब ये क्वेश्चन देखो, अब इस क्वेश्चन में सर इसमें R4 है तो ऑन द सर्कल आएगा ये पॉइंट। हाँ ये यस, यही इस क्वेश्चन का ट्रिक था कि जैसे मान लो इस क्वेश्चन का मैं अगर रेडियस निकालता इस सर्कल का, तो रूट ऑफ ये आ जाता 4 आ जाता, और मैक्सिमम डिस्टेंस 8 दिया हुआ है, मतलब वो 2r के बराबर है। तो मैक्सिमम डिस्टेंस अगर 2r के बराबर है, इसका मतलब क्या हुआ कि P सेटिस्फाई कर रहा है, lies on the circle. Point P should lie on the circle. समझ में आ रही बात। Now since point P is lying on the circle, तो इसमें अल्फा कॉमा अल्फा +1 सेटिस्फाई कर जाना चाहिए। सॉरी, अल्फा कॉमा अल्फा -1 ये सेटिस्फाई कर जाना चाहिए। समझ में आई बात। बोलो स्टूडेंट्स, ये चीज क्लियर है। यस सर। यस सर। तो अब इसको सेटिस्फाई करा दोगे तो अल्फा में एक इक्वेशन आ जाएगा, क्वाड्रेटिक इन अल्फा आ जाएगा, उसको सॉल्व कर लेना, तो उससे अल्फा की 2 वैल्यूज आ जाएंगी। और फिर जो बेसिक क्वेश्चन है वो तो बन ही सकते हैं, जैसे कोई पॉइंट P का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है और सर्कल का इक्वेशन दिया हुआ है, तो उसका मैक्सिमम एंड मिनिमम डिस्टेंस क्या हो रहा होगा वो फाइंड करने का। वो हमें दिया रहेगा क्या कि सर्कल के अंदर है, सर्कल के बाहर है? नहीं, वो तुमको फाइंड करना होगा। उसके लिए फाइंड करने के लिए तुम S1 की वैल्यू निकालना। ओके, S1 की वैल्यू पॉजिटिव नेगेटिव जिस हिसाब से भी आ रही है उस अकॉर्डिंग वी विल डील। अच्छा, नेक्स्ट आता है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पॉइंट ऑन सर्कल। अब देखो सबसे पहली बात कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट
का मतलब क्या होता है। तो ये पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जो है ना, वो हम लोग हर जगह सीखेंगे। जैसे अभी सर्कल में सीख रहे हैं, उसके बाद पैराबोला में सीखेंगे, एलिप्स में सीखेंगे, हाइपरबोला में सीखेंगे। तो अब होता क्या है, जैसे मान लो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर से एक सर्कल है। तो इस सर्कल के बारे में हम लोग क्या कह सकते हैं? सेंटर 0,0 पे और रेडियस ए है। सेंटर 0,0 एंड रेडियस ए है। अच्छा, जैसे एक्स एक्सिस हो गया, मान लो ये वाई एक्सिस हो गया। अब जैसे मान लो अगर मैं इस सर्कल के ऊपर कोई किसी पॉइंट को हम लोग को अज्यूम करना होता, तो मैं दो तरीके से अज्यूम कर सकता था। जैसे मैं अज्यूम कर सकता था कि मान लो कोई पॉइंट जो है सर्कल के ऊपर x0, y0 है। अच्छा, एक और तरीके से अज्यूम कर सकता था। जो दूसरा तरीका है वो क्या है कि मान लो वो पॉइंट a cos थीटा, a sin थीटा है। ठीक है, तो जैसे मान लो अगर मैंने किसी पॉइंट को, हाँ यस में, अगर मैंने किसी पॉइंट को x0, y0 में अज्यूम किया, मतलब किसी पॉइंट का कोऑर्डिनेट से x0, y0 है, तो मैंने ऐसे कहा कि मैंने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट अज्यूम किए उस पॉइंट के। क्या अज्यूम किए? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट x0, y0। और अगर उसी पॉइंट को मैं अगर a cos थीटा, a sin थीटा अज्यूम कर लूं। अब देखो a cos थीटा, a sin थीटा में फायदा क्या हो रहा होगा कि जब तुम x और y की जगह a cos और a sin पुट करोगे, तो वो हमारे सर्कल के इक्वेशन को ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई कर जाएगा। तो इसको मैं क्या कहूंगा? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। ठीक है, इसको मैं क्या कहूंगा? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। तो अब अब क्योंकि पहली बार हम लोग पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ रहे हैं, तो कुछ खास बातें जानते हैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के रेस्पेक्ट में। सर ये पोलर जैसा है ना सर, आर को ए कहते हैं। नहीं नहीं, वो पोलर डिफरेंट चीज होती है, पोलर से रिलेटेड नहीं है। अब देखो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में खास बात क्या होती है। पहली बात तो ये होती है कि जिस पॉइंट का भी पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट हम लोग अज्यूम करते हैं, वो पॉइंट का जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट है वो उस कर्व के इक्वेशन को ऑटोमेटिकली सेटिस्फाई कर जाता है। अग्री करोगे? जैसे x की जगह a cos थीटा और y की जगह a sin थीटा अगर डालो, हाँ तो क्या वो उस कर्व के इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा? हाँ Yes. सर। सो पहला काम क्या होता है पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट का कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑलवेज सेटिस्फाइज इक्वेशन ऑफ कर्व। अच्छा, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट किसका लिखा जाता है? पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, जैसे मान लो कोई कर्व का इक्वेशन नोन है, तो उसके ऊपर कोई एनी जनरल पॉइंट अज्यूम करने के लिए लिखा जाता है कि लेट द पॉइंट बी दिस। तो बचपन में हम लोग क्या लिखते थे कि लेट द पॉइंट बी x0, y0। अब पैरामेट्रिक में क्या लिख रहे हैं? जैसे इस सर्कल के लिए लेट द पॉइंट बी a cos थीटा, a sin थीटा। तो हर एक कर्व के लिए अपना अपना अलग पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है। जैसे सर्कल के लिए क्या हो गया? a cos थीटा, a sin थीटा। अच्छा, अब सवाल उठता है कि भाई पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट यूज क्यों करते हैं? तो अब देखो, जैसे अगर तुम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट देखो, तो हम लोग ने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट अज्यूम किया कि वो x0, y0 था। तो अगर जैसे मान लो मेरे को पॉइंट P फाइंड करना है, तो हम लोग को x0 और y0 दोनों फाइंड करना होगा। इसका मतलब, इसका क्या मतलब है कि हम लोग को दो अननोन्स फाइंड करने होंगे। मतलब यहाँ पे अननोन्स कितने हैं? दो है, x0 और y0 दोनों अननोन है।
अब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या है? ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा। अच्छा ए तो हम लोग को पता है, अगर हम लोग को थीटा पता चल जाए तो हम लोग कॉस थीटा और साइन थीटा निकाल सकते हैं। आ रही बात समझ में? सो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जब अज्यूम करते हैं तो उसमें नंबर ऑफ वेरिएबल्स रिड्यूस हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। सो इन पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट, सर ये तभी कर सकते हैं ना जब सर्कल सेंटर से पास कर रहा हो। हाँ अभी जब मतलब ओरिजिन से पास न कर रहा हो तब उसके लिए भी मैं बताऊंगा। अभी तो मैं ओरिजिन वाला बता रहा हूँ, ओरिजिन सेंट्रल वाला सर्कल बता रहा हूँ। इन पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट number of variables are less as compared to what? कार्टेशियन कोऑर्डिनेट। जैसे कार्टेशियन कोऑर्डिनेट में नंबर ऑफ वेरिएबल्स कितना है? 2 है। पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में नंबर ऑफ वेरिएबल्स 1 है। अच्छा जितने कम वेरिएबल्स होंगे हमारे क्वेश्चन में उतना आसान होता है हमारे को क्वेश्चन सॉल्व करने में। तो ये जो ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा है वो ऐसा नहीं कि दुनिया के किसी भी कर्व को सेटिस्फाई कर रहा होगा। वो कौन से कर्व को सेटिस्फाई कर रहा होगा? इस वाले को, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको सेटिस्फाई कर रहा होगा। ठीक है, थीटा तो वेरिएबल है। हाँ एक तो वेरिएबल होगा ना। देखो अगर मैं कोई भी आर्बिट्ररी पॉइंट अगर अज्यूम कर रहा हूं कर्व के ऊपर तो थीटा तो वेरिएबल होगा ही। थीटा चेंज करते जाएंगे तो पॉइंट चेंज होता जाएगा। नहीं ए तो नोन है ना, ए तो रेडियस है सर्कल का, और सर्कल का इक्वेशन नोन है, मतलब ए की वैल्यू भी तो नोन ही है हम लोग को। तो यहाँ पे जैसे ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा में ए तो नोन रहता है, बस अननोन क्या रहता है? थीटा। चलो इतना समझ में आया? तो चलो बताओ मेरे को, कौन बताएगा पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट की 2 खास बातें क्या क्या होती है? इससे पूछे। चलो जिया तुम बताओ। जिया कैन यू हियर मी? सो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट की 2 खास बात ये होती है। पहली खास बात कि जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट होता है वो ऑलवेज सेटिस्फाई करता है इक्वेशन ऑफ कर्व। और पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम होते हैं, और नंबर ऑफ वेरिएबल्स कम होने के कारण कैलकुलेशन बहुत ही रिड्यूस हो जाता है। कैलकुलेशन ड्रास्टिकली रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, चलो लिख लिया। अब देखो
जैसे यहाँ पे हम लोग सीखने जा रहे हैं ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। ठीक है, ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। तो जैसे अगर हमारा सर्कल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर है, तो उसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या लिखते हैं हम लोग? ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा। तो अब उसका सर्कल कैसा बन रहा होता? तो उसका ऐसे टाइप का सर्कल बन रहा होता हमारा। अच्छा, एक काम करते हैं, एक्स और वाई एक्सिस बना देते हैं। से ये एक्स एक्सिस हो गया और मान लो ये वाई एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया। ओके, ठीक है। सो जैसे मान लो पॉइंट पी को ए कॉस थीटा कॉमा ए साइन थीटा अज्यूम किया। अब ये ज्योमेट्रिकली क्या बता रहा होगा? जैसे मान लो मैं ओरिजिन को अगर पॉइंट पी से ज्वाइन करूं तो ये वाला फिर डिस्टेंस उसका जो स्लोप है वो tan थीटा हो जाएगा, तो हम थीटा निकाल लेंगे और फिर a cos थीटा a sin थीटा x और y कोऑर्डिनेट हो जाएगा उसका। तो देखो, जैसे अगर मान लो इस एंगल को मैं अगर थीटा मानता तो ये वाला पॉइंट ऑटोमेटिकली ए कॉस कॉमा ए साइन हो जाता। देखो जरा, जैसे ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएगा ओ पी डी से, तो ये डिस्टेंस क्या होता? इस पॉइंट को मत देखो, इस पॉइंट को थोड़ी देर के लिए मत देखो, बस इसको देखो, इस राइट एंगल ट्राइंगल को देखो। तो ये क्या होता? ए कॉस ए कॉस। और ये क्या होता? ए साइन थीटा। तो देखो, अगर मेरे को किसी पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है तो एक्स डायरेक्शन में कितना गए? ए कॉस थीटा, इसलिए उस पॉइंट का एक्स कोऑर्डिनेट ए कॉस थीटा आ गया। वाई डायरेक्शन में कितना गए? ए साइन थीटा, इसलिए उस पॉइंट का वाई कोऑर्डिनेट ए साइन थीटा आ गया। तो थीटा जो आया उसका तुमको ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस समझ में आया? तो थीटा जो है यहाँ पे इट इज द एंगल मेड बाय लाइन जॉइनिंग सेंटर एंड पॉइंट with positive direction of x-axis। ठीक है, with positive direction of what? x-axis। इतनी बात क्लियर है? So geometrical significance, is it clear to all of you? अच्छा, अगर जैसे मान लो बच्चों मेरे से कोई पूछता कि क्या सर मैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ए साइन थीटा कॉमा ए कॉस थीटा ले सकता हूं क्या? इसका, इस वाले सर्कल का तो सैटिस्फाई तो करेगा। हाँ, सेटिस्फाई तो करेगा सर, बट वाई एक्सिस से थीटा लेंगे। हाँ, वो सेटिस्फाई तो करेगा, लेकिन ये जो ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है वो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा हमारा। ये जो ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस है जो वो थोड़ा गड़बड़ हो जाएगा हमारा। तो अगर कोई पूछे कि ऐसा ले सकते हैं कि नहीं ले सकते, तो मैं कहूँगा लेने को तो ले सकते हैं, लेकिन और भी जो एड ऑन्स थे हमारे फायदे वो नहीं हो पाएंगे। सो वी कैन टेक बट नॉट रिकमेंडेड। ये बात समझ में आई? हम लोग
पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट को ले तो सकते थे, ऐसा कुछ नहीं कि नहीं ले सकते थे, लेकिन रिकमेंडेड नहीं है क्योंकि उसका ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस खत्म हो जाता था। आई बात समझ में? तो अच्छा। हमें कब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट यूज करना है, कब नहीं करना है? अभी आएंगे कब पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट यूज करना है, कब नहीं यूज करना है। वो लोकस वगैरह के क्वेश्चंस में ना पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट यूज करना पड़ता है, ठीक है, जो लोकस के क्वेश्चंस होते हैं हमारे। अभी जैसे अभी तो लोकस के क्वेश्चंस किए नहीं हम लोग ने स्ट्रेट सॉरी सर्कल से रिलेटेड, तो जब लोकस के क्वेश्चंस पे आएंगे देन वी विल सी। अब देखो नेक्स्ट है, जैसे मान लो कि अभी तो मैंने कौन से सर्कल के बारे में बात की, एक स्टैंडर्ड सर्कल के बारे में बात की थी, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, अगर कोई जनरल सर्कल होता, ऐसा कोई जनरल सर्कल होता जिसका सेंटर से x1 y1 होता और मान लो रेडियस से a होता, a या r0 कुछ भी कह दो, तो वो सर्कल कैसा दिख रहा होता? सर्कल तो हमेशा ऐसा ही दिखता है, उसका सेंटर x1 y1 होता और रेडियस a होता। तो अब उसके ऊपर अगर तुमको कोई पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लेना है ना पॉइंट P का, तो तुम ऐसे देखो कि फिर से वंस अगेन मैं एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाता, ये एंगल थीटा लेता। तो जैसे मान लो कि मैं इसको x, y बोल देता, तब x और y की वैल्यू थीटा के टर्म्स में क्या आती वो देखो जरा। देखो ये अगर x, x1 प्लस y a है, cos थीटा। हाँ, तो जैसे इस पॉइंट का x कोऑर्डिनेट x होता, मतलब इतना क्या होता x माइनस x1, और इतना जो ट्राइंगल की ट्रिग्नोमेट्री से होता है वो a cos थीटा होता है। x माइनस x1 इज इक्वल टू a cos थीटा। ऐसे ये क्या होता y माइनस y1, और तो वो तो होना ही था ना, क्योंकि हम लोग को स्लोप जो है tan थीटा आना है, तो sin थीटा पे cos थीटा। तो y माइनस y1 की वैल्यू a sin थीटा हो गई और x माइनस x1 की वैल्यू a cos थीटा हो गई। मतलब तो यहाँ पे अगर तुमको पॉइंट P का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिखना है, यहाँ से यहाँ पे गए हम लोग, तो x और y की वैल्यू लिखनी है। तो इस बार x1 प्लस a cos थीटा कॉमा y1 प्लस a sin थीटा, ठीक है। जहां पे x1 और y1 क्या है बोलो बच्चों? उस सर्कल का सेंटर सेंटर, के कोऑर्डिनेट। जहां पे x1 और y1 जो है सेंटर ऑफ सर्कल है। देखो जो हमारा स्टैंडर्ड सर्कल था उसमें x1 y1 क्या था, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0 वाले में, उसमें x1 y1 0 और 0 था, तो उसलिए वहां पे जो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट आता था वो केवल a cos थीटा कॉमा a sin थीटा आता था। अब अगर सेंटर 0 0 नहीं है तो उस केस में x1 प्लस a cos थीटा कॉमा y1 प्लस a sin थीटा, तो ये जो है हमारा क्या आ गया पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो अब मैं एक सर्कल लिखता हूं, सर्कल का इक्वेशन लिखता हूं और उसका पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट तुम फाइंड करो। तो क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y माइनस 4 इज इक्वल टू 0, राइट पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट of any point on the circle.
यस गुड राधिका, सही है। चलो, सो अपने को क्या करना होगा, अपने को सेंटर और रेडियस फाइंड करना होगा। तो बताओ इस सर्कल का सेंटर क्या होगा, 1,2, और अपने इस सर्कल का जो रेडियस है वो क्या हो जाएगा, √1 + 4 + 4 मतलब 3। तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट जो है दैट विल बी x1 मतलब 1 + r cos थीटा 3 cos थीटा 2 + 3 sin थीटा। ये हो गया पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट। सर एक डाउट था हम्म, सर, इसमें माइनस वाला केस क्यों नहीं ले रहे हम? क्योंकि अभी तो इन जनरल पॉइंट पूछ रहे हैं ना क्या -1? सर। मतलब 1 माइनस प्लस माइनस क्यों नहीं ले रहे? मतलब 1 + 3 cos थीटा लिखा है ना आपने वहाँ पे। हाँ तो वो प्लस माइनस क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि यहाँ पे तो हम एक जनरल पॉइंट की बात कर रहे हैं ना सर्कल पे। हाँ, तो देखो यहाँ पे जो थीटा होता है ना वो तुम्हारा 0 से 2π तक पूरा होता, ठीक है। तो हाँ सर, समझा। तो वो उसमें फुली नेगेटिव। cos थीटा पॉजिटिव भी आ जाता, नेगेटिव भी आ जाता। मैंने ऐसा हाँ नहीं बोला कि थीटा जो है वो बस 0 से π/2 के ही बीच में। यहाँ पे थीटा जो है 0 से 2π तक पूरा होता। तो जैसे जैसे थीटा हम लोग चेंज करते जाएंगे, जैसे मान लो ये वाला जो पॉइंट आता वो थीटा = 0 के लिए पॉइंट आता। ये वाला जो आता वो थीटा = 90 डिग्री। ये वाला जो है 180 डिग्री। यहाँ पे जो पॉइंट आता वो 270 डिग्री। फिर अगेन यहाँ पे जो पॉइंट आता वो 360 डिग्री। तो इसमें थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? हाँ, थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे? थीटा की वैल्यू कैसे निकालेंगे, उसके लिए तो पहले कोई पॉइंट देना चाहिए हम लोग तो को। मतलब बेसिकली कोई जो पॉइंट देगा उसका जो स्लोप हो जाएगा सेंटर के साथ tan थीटा हो जाएगा, और वैसे हमें tan इनवर्स करके थीटा मिलेगा। हाँ, वैसे भी कर सकते हो। और जैसे मान लो कोई पॉइंट दे दिया तुमको, तो पॉइंट दे दिया तो उसको इसके बराबर कर देना। तो उससे तुमको cos थीटा और sin थीटा की वैल्यू आ जाएगी कि cos थीटा ये है और sin थीटा ये है। इट मींस कि तुमको थीटा आ जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़े हम लोग। अब जैसे मान लो, जैसे मैंने बताया था ना कि पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट कब यूज होते हैं। जैसे मान लो क्वेश्चन है कि ए एक पॉइंट है 8,0 और बी एक पॉइंट है 0,8। दे लाई ऑन द सर्कल। कौन से सर्कल पे लाई करते हैं, x-8 का होल स्क्वायर प्लस y-8 का होल स्क्वायर = 64। P is a variable point moving on the circle. Then find locus of orthocenter of triangle PAB. Then find the locus of orthocenter of triangle PAB.
हाँ तो देखो तो देखो है क्या कि जैसे ये एक सर्कल है x माइनस 8 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 8 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 64। तो जैसे मान लो ये वो एक सर्कल है, इसके ऊपर से 2 पॉइंट्स हैं 8,0 और 0,8। ठीक है भाई, जैसे मान लो 2 पॉइंट्स ये हो गए 8,0 और 0,8, कुछ ऐसे 2 पॉइंट्स ए और बी। और P एक वेरिएबल पॉइंट है, P एक वेरिएबल पॉइंट है मूविंग ऑन द सर्कल। तो इससे एक ट्रायंगल बनेगा ना, P A B को ज्वाइन करेंगे तो एक ट्रायंगल बनेगा। तो उस ट्रायंगल के ऑर्थो सेंटर का लोकस फाइंड करना है। अच्छा ठीक है, तो अब जैसे अगर मेरे को पॉइंट P का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिखना है तो बताओ मैं कैसे लिखूंगा। सेंटर 8,8 है और रेडियस भी 8 है, तो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट में कैसे लिखूंगा 8 plus 8 cos Plus theta. 8 cos theta. एंड 8 + 8 sin थीटा, ये मैं पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट लिखूंगा। ठीक है, अच्छा जैसे कोई ट्राइंगल है उसके 3 कोऑर्डिनेट्स दोनों है, तो सबसे आसान काम कौन सा होता है, क्या फाइंड करना? Centroid. सेंट्रॉइड फाइंड करना सबसे आसान काम होता है। तो सेंट्रॉइड जो होता वो क्या होता है x1 + x2 + x3/3, y1 + y2 + y3/3, मतलब 16 + 8 cos θ/3, 16 + 8 sin θ/3। अग्री करोगे? अच्छा, ऑर्थो सेंटर फाइंड करना है, सेंट्रॉइड फाइंड कर लिया, सर्कम सेंटर क्या सर हो सकता 16 है? नहीं आएगा, 8 आएगा ना। ये 8 और ये 8 ऐड भी तो होगा ना अच्छा बेटा। अच्छा, सॉरी सर। हाँ, तो सर्कम सेंटर, कैन वी से समथिंग अबाउट द सर्कम सेंटर ऑफ द ट्रायंगल? सर 8,8 इधर। हाँ 8,8 ही है। सर्कम सेंटर हो जाएगा। यस, 8,8 ही होता है सर्कम सेंटर, क्योंकि सर्कम सेंटर क्या होता है, जो सर्कम सर्कल होता है उसका सेंटर होता है, और वो तो एक तरीके से पता ही हम लोग को कि सर्कम सेंटर इज 8,8। अब हम लोग को ऑर्थो सेंटर का लोकस फाइंड करना है, तो जिसका लोकस फाइंड करना है तो उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, h क्या अज्यूम कर लेते हैं। तो अब देखो सेंट्रॉइड, सर्कम सेंटर, ऑर्थो सेंटर, मतलब क्या हो रहा होगा, कैसे टाइप का क्वेश्चन होगा? यूलर का वो इक्वेशन लग जाएगा। हाँ, ONGC. ONGC, ONGC, O मतलब ऑर्थो, N मतलब 2, G मतलब सेंट्रॉइड, और फिर C मतलब सर्कम। तो देखो ऑर्थो जो है वो h, k है, सेंट्रॉइड जो है वो क्या है 16 + 8 cos/3, ऐसा ही टाइप का कुछ y में भी है, और सर्कम क्या है 8,8 है। तो अब मैंने क्या किया, यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला लगा दिया। तो सेंट्रॉइड को क्या लिख सकते हैं, 16 + 8 cos/3 इज इक्वल टू 2 × 8, 16 + 1 × h होल अपॉन 2 + 1, 3। समझ में आई बात? तो इससे क्या हो गया कि h की वैल्यू क्या आ गई 8 cos θ। अच्छा, ऐसे ही अगर मैं y में लगाता तो k की वैल्यू क्या आ जाती, 8 sin θ आ जाती। बोलो स्टूडेंट्स, इतना क्लियर है? अब हम लोग को cos θ और sin θ को एलिमिनेट करना है, तो क्या करना चाहिए, स्क्वायर और Squaring and और adding. ऐड स्क्वायरिंग एंड एडिंग। तो स्क्वायरिंग और एडिंग करते तो क्या बन जाता है, h² + k² इज इक्वल टू 64। h की जगह x रिप्लेस कर दिया और k की जगह y रिप्लेस कर दिया,
तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 64। ये क्या आ गया हमारा लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ द ट्राइंगल, सॉरी लोकस ऑफ सेंट्रॉइड ऑफ ट्राइंगल PAB। सर ऑर्थो सेंटर ना? तो सॉरी ऑर्थो सेंट्रॉइड नहीं, ऑर्थो सेंट्रॉइड। ठीक है, सो समझ में आ गया? यस सर। चलो ठीक है। चलो सो नेक्स्ट क्लास में अपने क्या करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग टेंजेंट पढ़ना स्टार्ट करेंगे। ओके, सो आज के लिए इतना ही करते हैं। होमवर्क मैं तुम लोग के ग्रुप पे पोस्ट कर दूंगा। ओके चलो, सो आज का समझ में आ गया जो भी हम लोग ने डिस्कस किया? हाँ सर। यस यस सर। गुड बाय। बाय। बाय सर।